नमस्कार। मैं हूं मोहित कुमार साहू और आप देख रहे हैं टीवी 24। टीवी 24 की खास पेशकश वादे कितने पूरे कितने अधूरे। चुनावी सियासी समीकरण शबाब पर है। प्रचार प्रसार का दौर लगातार जारी है और हम छत्तीसगढ़ के 90 विधानसभा का तमाम जो चुनाव हो रहे हैं, चुनाव होने जा रहे हैं, उसके विश्लेषण कर रहे हैं, उसकी समीक्षा कर रहे हैं और बारीकी से समझ रहे हैं मतदाताओं से भी, जो हमसे सीधे रूबरू हो रहे हैं, हमसे जुड़ रहे हैं। जी हां, इस बार हम बात करने वाले हैं मिनी इंडिया। छत्तीसगढ़ की बात करें, मिनी इंडिया, जिसे मिनी इंडिया भिलाई नगर बीएसपी, जो देश में काफी सम्मानजनक सम्मान से देखा जाता है। बीएसपी स्टील प्लांट, भिलाई स्टील प्लांट की बात करें तो भिलाई नगर विधानसभा बेहद हाई प्रोफाइल सीट मानी जाती है। पिछली बार की बात करें, युवा प्रत्याशी देवेंद्र यादव ने कांग्रेस से जीत दर्ज की थी और पूर्व मंत्री बीजेपी के प्रेम प्रकाश पांडे को हराया था। इस बार भी दोनों आमने सामने हैं। फिर से इस बार चुनावी मैदान में होंगे आमने सामने। इस बार जनता का क्या रुख होगा, समझेंगे, जानेंगे हमारे एडिटर मोहन तिवारी से। मोहन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है और हम इस विश्लेषण पर आगे भी चर्चा करते। थोड़ा सा मैं इन समस्याओं और मुद्दों के बारे में अगर बताऊं तो इस विधानसभा क्षेत्र में समस्याओं की बात करें, टाउनशिप में लगातार गंदगी, पेयजल की समस्या एक बड़ा यहां का मुद्दा रहा है। पानी की सप्लाई समय पर नहीं हो पाती और गंदे पानी और की भी लगातार यहां सप्लाई होती है। व्यवस्थाएं चरमराई हुई है, स्वास्थ्य व्यवस्था बदहाल है यहां पर। खासकर कुर्सीपार की अगर क्षेत्र की बात करें, कुर्सीपार क्षेत्र में लगातार डेंगू मलेरिया का कहर, डायरिया का कहर देखने को मिला। काफी संख्या में लोग आए दिन जो समाचार आते रहे हैं, मौतें होती रही हैं, बीमारी फैलता रहा है। इसके अलावा वहां पर बीएसपी के जो अधिकारी कर्मचारी हैं, वहां पर हाउस जो लीज का भी एक मुद्दा है, बड़ा है। सरकार बिजली बिल हाफ तो कर दी है लोग, लेकिन खासकर पूरे छत्तीसगढ़ की भी बात करें तो इस समस्या से लोगों को बिजली बिल हाफ का जो एक फायदा है वो नहीं मिला, जिसके चलते भी लोग आक्रोश से इस तरह की बातें लगातार जो है वो चुनावी मुद्दे भी रहे हैं और वहां के जो जनता है इस पूरे मुद्दे को उठाती भी रही है। मोहन, भिलाई नगर अगर विधानसभा की बात करें, इस बार फिर से दोनों प्रत्याशी आमने सामने हैं जो पिछले बार थे, कैसे देखते हैं? बिल्कुल। देखिए, भिलाई एक ऐसा क्षेत्र है जो कि औद्योगिक नगरी के रूप में पूरे देश में जाना जाता है और जब भिलाई की चर्चा होती है तो वो इसलिए ज़्यादा चर्चित है क्योंकि वहाँ भिलाई स्टील प्लांट है और भिलाई स्टील प्लांट में जो काम करने वाले मजदूर हैं उनकी संख्या एक वोट डिसाइडर के रूप में सामने आती है। ये वो लोग हैं जो कि ज़्यादातर बाहर से आए हुए थे, अलग अलग भाषा भाषी के हैं, अलग अलग प्रदेश के हैं, अलग अलग प्रदेशों से आके जब वो रह रहे हैं तो वहाँ पर उनके मुद्दे, उनकी समस्याएं काफ़ी अलग हो जाती है और इसीलिए पूरे प्रदेश से अलग यहाँ पर अलग तरीके के मुद्दों के हिसाब से चुनाव होता है। 2018 का जो चुनाव था उसमें हमने एक यहाँ पर जो भिड़ंत देखी, उससे आप समझ सकते हैं कि प्रेम प्रकाश पांडे जो कि मंत्री थे उस समय के, कैबिनेट मंत्री होके उन्होंने चुनाव लड़ा और देवेंद्र यादव जो कि युवा नेता थे वो सामने आए और उन्होंने हार का प्रेम प्रकाश पांडे को सामना करना पड़ा। लेकिन अंतर केवल 2000 वोटों का था। इससे आप समझ सकते हैं कि पूरे प्रदेश में लहर चल रही थी। कई जगह यानी कि करीब 5 से 7 जगह 50-50 हजार वोटों से जीत दर्ज की है कांग्रेस ने। लेकिन यहाँ पर मुद्दे काफ़ी अलग हो गए और एकदम टफ फाइट में 2000 से कांग्रेस ने जीत दर्ज की और इसीलिए कई लोगों को ड्रॉप बीजेपी ने किया है, लेकिन प्रेम प्रकाश पांडे पर विश्वास जताते हुए उनको फिर से मैदान में उतारा है। तो यहाँ पर जो मुद्दे हैं वो राष्ट्रीय स्तर के मुद्दों के साथ साथ वहाँ की स्थानीय जो समस्याएं हैं, लोगों को जो व्यवस्थाएं देनी चाहिए, जो औद्योगिक क्षेत्र में काम करने वाले लोग होते हैं उनसे जुड़ी हुई समस्या है, उनका भू भाटक है, उनके फ्री होल्ड की समस्या है, उनको बिजली पानी की समस्या है, इन मुद्दों को जो हल कर पाएगा उसे जीत दर्ज होगी, ये सोचकर वोट किया गया था पिछले बार भी। प्रेम प्रकाश पांडे से हो सकता है कि कुछ नाराजगी रही हो, इसलिए कांग्रेस पर भरोसा जताया, लेकिन कांग्रेस ने ये क्या काम किया है वहां पर, ये सब कुछ निर्भर करेगा कि चुनाव में लोग उन्हें पसंद करेंगे या नापसंद करेंगे। तो काफी महत्वपूर्ण चुनाव और प्रेम प्रकाश पांडे के लिए अस्तित्व की भी लड़ाई, क्योंकि वो जब दूसरी बार हारेंगे तो उनके लिए मुश्किलें आगे बढ़ेंगी। एक एक बार कांग्रेस भाजपा का वहां पर चुनाव जीत हार का होता रहा, एक बार बदरुद्दीन कुरैशी जीतते थे, एक बार प्रेम प्रकाश पांडे, लेकिन नए उम्मीदवार देवेंद्र यादव के आने के बाद समीकरण बदला है। उत्तर भारतीय भी काफी संख्या में है, इसलिए उत्तर भारतीय किधर जाएंगे,
इस पर भी ये तय होगा। बाकी जगह जैसे छत्तीसगढ़ियावाद की बात हो रही है, लेकिन भिलाई ऐसे क्षेत्र है जहां पर इसकी बात नहीं की जा सकती, और इसीलिए देवेंद्र यादव भी और प्रेम प्रकाश पांडे भी छत्तीसगढ़िया नहीं होकर भी वहां पर अपने आप को बचाए हुए हैं और राजनीति में आगे रखे हुए हैं। तो वहां पर काफी अलग मुद्दों के हिसाब से बिल्कुल बिल्कुल मोहन, आप हमसे जुड़े रहिए और सीधे हम ले चलते हैं सुबोध तिवारी, जो भिलाई नगर विधानसभा क्षेत्र में वहां के प्रत्याशी, वहां के मतदाताओं के साथ में हमसे और चैनल से रूबरू कराएंगे। सुबोध, मैं आपसे जानना चाहूंगा, चूंकि भिलाई नगर विधानसभा सीट हाई प्रोफाइल सीट मानी जाती है और वहां पर फिर से इस बार दोनों ही दिग्गज आमने सामने हैं, कैसे देखते हैं? वहां के स्थानीय मुद्दों को भी लेकर हम बात करें तो क्या है अभी इस वक्त? जी मोहित जी, बहुत अच्छी बात है, बहुत बड़ी बात है कि इस बार दोनों ही दिग्गज प्रकाश पांडे और देवेंद्र पार्टियों ने अपना प्रत्याशी चुना है। और अगर प्रेम प्रकाश पांडे के बारे में बात करें तो वे एक ऐसे दिग्गज कद्दावर नेता हैं जिन्होंने भिलाई नगर के बसने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। टाउनशिप की समस्याओं की बात हो या भिलाई नगर में पानी की बात हो, आईआईटी एक बड़ा कैंपस लाने की बात हो, और इसी तरीके से अन्य बड़े मुद्दे, हाउसिंग बोर्ड सोसाइटी के द्वारा जो वहाँ पे हुडको कॉलोनी बताई गई थी, वहाँ पर रजिस्ट्री को लेकर तमाम तरह की दिक्कतें चल रही थी, उसे लेकर सुप्रीम कोर्ट तक उन्होंने लड़ाई लड़ी, और एक जब उसका परिणाम आया तो उससे भी रूबरू हुए, उससे भी उन्होंने कई लोगों को एक जो प्रॉपर्टी उनकी हुडको की है लाखों रुपए की, उसे फ्री होल्ड करवाकर बेचने लायक स्थिति में लाया। और एक बहुत बड़ी बात है कि जब देवेंद्र यादव काबिज हुए प्रेम प्रकाश पांडे को हराकर सत्ता में शामिल हुए, तब उन्होंने भी इसी तरह की समस्याओं से जो दो चार वहां के आम मतदाता उस क्षेत्र के भिलाई नगर विधानसभा क्षेत्र के समस्याग्रस्त थे, उनकी भी समस्याओं का निराकरण किया गया। अब चूंकि यहाँ प्रदेश में भी कांग्रेस पार्टी की सरकार है और शहर सरकार भी कांग्रेस की है और विधायक भी कांग्रेस पार्टी का है, तो ये एक डबल इंजन की सरकार जो बनी वो लगातार समस्याओं के समाधान को लेकर निरंतर प्रयास करती रही और समस्याओं का समाधान भी हुआ। लेकिन एक बड़ा डर, खासकर अगर सुरक्षा की बात को लेकर हो, तो पुलिसिया जो कार्रवाइयां होती थी वो एक तरफा होने लगी, ऐसा भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं, जो कार्यकर्ता हैं, वह आरोप लगाने लगे और महिलाओं की सुरक्षा को लेकर तमाम तरह की बातें होने लगी। और खासकर महादेव बैटिंग ऐप जैसा मामला जब भिलाई में सर उठाने लगा तो पूरे इंटरनेशनल स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह मामला चला गया, ईडी पहुंच गई इस मामले को लेकर। तो इस तरह की बातें जो हैं यह चर्चा का विषय हैं और लगातार बनी हुई हैं, और हो सकता है कि यही विषय आने वाले समय में पार्टी के प्रतिनिधि के जीत हार के प्रतिशत को तय करेगी। एक बड़ी बात है, इस बारे में और बात करते हैं कि मेरे साथ मौजूद है, बात करते हैं। बिल्कुल जी, मेरे साथ मौजूद हैं भिलाई नगर से, आपका शुभ नाम? दीपेश दुबे जी। और अगर हम बात करें पार्टी के द्वारा चुने हुए प्रत्याशियों की, तो पहले भी यही प्रत्याशी थे, अभी भी यही प्रत्याशी है। क्या लगता है, क्या इससे किसी तरह का राजनीतिक समीकरण में अंतर देखने को मिलेगा और समस्याओं का समाधान होगा? जी बिल्कुल, इसमें अंतर तो देखने को मिलेगा सर इसमें। और रही बात क्या बोलते हैं देवेंद्र यादव की, तो देवेंद्र यादव को अभी पिछले समय से जान रहे हैं, सब कोई देख रहे हैं कि उनका क्या महत्वपूर्ण भूमिका रही और क्या वो अपने राजनीति के साथ साथ लोगों के बीच का जुड़ाव और हर कार्य जो उन्होंने संभव अपने स्तर में किया, और जो भी समस्या आई भिलाई के अंदर या जो भी जैसे कुछ आपूर्ति हुई, पानी की समस्या हुई, गली मोहल्ले जिसमें भी सफाई उफाई, छोटी से छोटी चीज, बारीक से बारीक चीज के देवेंद्र यादव जी ने हर प्रेम प्रकाश पांडे जी ने भी आईआईटी को बताया, एक बड़े स्तर पे जो टाउनशिप की स्थिति होती है, शिक्षा को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर, सुविधाओं को लेकर, उन्होंने भी तो ये मेहनत करी, जमीनी स्तर पे मेहनत किया। बस जमीनी स्तर के लिए मेहनत किया। उनके समय में ये चीज हमारे लिए बहुत जरूरी थी, भिलाई नगर के लिए उनके समय में हमारे लिए जरूरत था। इसलिए जरूरत को देखते हुए उन्होंने जो कार्य किया उस समय के लिए वो एकदम सही था। लेकिन अभी के दृष्टिकोण से देखा जाए तो हमारे जो युवा साथी है, युवा कहा जाए कॉलेजेस में, और रही बात नगर में, नगर निगम में, जिनकी जरूरत है वो देवेंद्र यादव की ज्यादा जरूरत है। तो अगर अब जैसे कि प्रत्याशी के बारे में तो ये हो गया, उनका एक मानव सभा होता है, जब इंसान मतदाता भी एक मानव सभा के रूप में ही देखा जाता है। तो अब अगर आप देख रहे हैं तो जिस तरह से महादेव बैटिंग ऐप को लेकर लगातार कांग्रेस पार्टी के इस प्रत्याशी के ऊपर आरोप लगते रहे, ये भी एक बड़ा मुद्दा है इस चुनाव में। क्या इस बारे में कैसे? देखो, आरोप प्रत्यारोप तो लगते रहता है सर। आरोप प्रत्यारोप कोई ये जानता नहीं कि वो हमारा आदमी है कि किसका आदमी है। वो एक जो महादेव का जो बैटिंग वाला चला, वो ना किसी की सोच समझ से परे था। कोई जानता भी है या नहीं जानता भी है, अलग अंदर की बात होती है।
और उसके बारे में अगर कोई मुद्दा बनाएंगे तो ये गलत है। न वो किसी बीजेपी की पार्टी का है, न कोई कांग्रेस की पार्टी का। ये मुद्दा जरूर है कि छत्तीसगढ़ के लिए एकदम दाग पर लगा है, लेकिन उसको दोनों पार्टियां ही खारिज करने में लगी हुई है। तो जहां तक महादेव बैटिंग ऐप को लेकर आम मतदाता में खासकर युवा मतदाताओं की बात करें, जैसा कि देवेश दुबे जी ने कहा कि यह एक क्राइम का मैटर है, न कि मतदाताओं के सुविधा समस्याओं या सुविधा को लेकर है। तो एक बड़ी बात और जो सामने है, जैसा कि स्थानीय मुद्दों की बात करें तो वहां पे स्थानीय मुद्दे क्या क्या हैं सुबोध? स्थानीय मुद्दों के बारे में बात करें मोहित जी, तो टाउनशिप जो है भिलाई नगर जो विधानसभा है, यह दो पार्टों में बटा हुआ है। एक पटरी एक के पार टाउनशिप, एक पटरी के उस पार एक सघन बस्ती का इलाका है, जहां आज भी पानी को लेकर जूझना पड़ता है, सड़क को लेकर जूझना पड़ता है। एक बड़े अस्पताल की कल्पना, एक सुपेला का सिविल हॉस्पिटल जरूर है, मगर और अन्य अगर सरकारी सुविधाओं के बारे में बात करें तो अभी भी वहां के लोग उससे दो चार हो रहे हैं, उन समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा है। एक बड़ी बात है कि एक जब शहर सरकार बनी थी तो महापौर ने कहा था कि वे इस अंतर को मिटा देंगे पटरी पार के अंतर का, मगर अभी भी वो पटरी पार का अंतर वैसा ही बना हुआ है। टाउनशिप में देखा जाए तो गली गलियारे चौक चौबारे सजे हुए हैं, ब्यूटिफिकेशन का काम बड़ी तेज गति से हुआ और लगातार अभी भी काम चल ही रहे हैं टाउनशिप में, जो भिलाई स्वास्थ्य केंद्र के द्वारा उस समय से 60 साल पहले से बसाए गए थे। आज भी वहाँ सुविधाएं भरपूर हैं, मगर अगर वहां पे देखें तो शैक्षणिक माहौल को लेकर और अपसंस्कृति के माहौल को लेकर, सभ्यता को लेकर तो एक बड़ा सवालिया निशान लगता है। क्या भिलाई नगर के विधायक इन समस्याओं को, खासकर सुरक्षागत समस्याओं के समाधान को लेकर असफल रहे हैं? एक बड़ी बात है मोहित जी। बिल्कुल, आप हमसे जुड़े रहिए सुबोध। अब हम बात करेंगे वैशाली नगर विधानसभा, जहां पर दुर्ग जिले के जो 6 विधानसभा हैं उसमें से 5 सीटों पर तो फिलहाल कांग्रेस काबिज है, 1 सीट पर भाजपा। वैशाली नगर की अगर हम बात करें तो वैशाली नगर पर वर्तमान में अभी जो प्रत्याशी हैं वो हैं बीजेपी से रिकेश सेन और कांग्रेस से मुकेश चंद्राकर। बिल्कुल नए प्रत्याशी हैं, दोनों को ही चुनावी मैदान में भाजपा और कांग्रेस ने उतारा है। दोनों अपने स्तर पर बड़े बड़े पदों पर उस क्षेत्र में वैशाली नगर में काम किया हुआ है। लोगों में अच्छा खासा वहां पर लोग का दखल है। 2000 अगर हम बात करें समस्याओं की तो जिले में मात्र 1 भाजपा विधायक विधानसभा में विभिन्न समस्याएं और मुद्दे तो हैं यहाँ पर। विकास कार्य ना होना, साफ सफाई, चूंकि शहरी क्षेत्र भी है वैशाली नगर, इसलिए यहाँ पर गंदे पानी लगातार समस्या बनी है। खराब सड़कें मुख्य समस्याएं हैं। इसके अलावा यहाँ पर मुख्य मार्ग पर लगातार शराब की दुकानें, जिसको लगातार हटाने के लिए महिलाएं और नागरिक वहां पर आंदोलन करते रहे हैं, सड़क की लड़ाई लड़ते रहे हैं। शिक्षण संस्थाओं की थोड़ी सी वैशाली नगर में कमी है, बच्चों को यहाँ पर खेल का मैदान का अभाव है, जैसे बड़े मुद्दे यहाँ पर देखने को मिलते हैं। मोहन, हम आपसे जानेंगे वैशाली नगर विधानसभा को लेकर, यहाँ पर दुर्ग जिले की जो 6 विधानसभा है उसमें 5 में कांग्रेस तो 1 में भाजपा, कैसे देखते हैं जी? देखिए, वैशाली नगर विधानसभा वो विधानसभा है जो कि एक तरीके से दुर्ग शहर और भिलाई के बीच लगा हुआ जो क्षेत्र है, और यहाँ वो क्षेत्र है जहाँ पर बीजेपी ने जीत दर्ज की। लगातार विद्यारतन भसीन जो है वो चुनाव जीतते रहे हैं, उनका निधन हुआ, लेकिन उपचुनाव यहाँ पर नहीं हो चुका। तो ये ऐसी सीट थी जिसमें कुछ आचार संहिता लगने के 1-1.5 महीना पहले ही विद्यारतन भसीन का निधन हुआ था, और ये सीट ऐसी थी जहां पर बदरुद्दीन कुरैशी को कांग्रेस ने मैदान में उतार दिया, जिसकी वजह से बीजेपी को फायदा मिला। एक तरीके से कहा गया कि यहाँ पर जो है मतों का ध्रुवीकरण धर्म के नाम पे हुआ, और विद्यारतन भसीन स्वास्थ्यगत कारणों से भी उतनी सक्रिय नहीं थे, उसके बावजूद उन्होंने 2018 में जीत दर्ज की, क्योंकि बदरुद्दीन कुरैशी उनके सामने थे। बदरुद्दीन कुरैशी आमतौर पर भिलाई से चुनाव लड़ते हैं, लेकिन उनको शिफ्ट किया गया था वैशाली नगर में। वैशाली नगर की अगर हम बात करें तो पटरी जो बीच में आती है रायपुर की रेल लाइन, उसके एक साइड बसा हुआ वो इलाका है जहाँ पर पुराना दुर्ग और भिलाई के लोग रहते हैं, और एक तरीके से व्यापारिक हब के रूप में ये उभरता हुआ क्षेत्र रहा है। तो व्यापारिक ज़्यादा होने की वजह से इसे भाजपा का गढ़ माना जाता है। और एक बार यहाँ सरोज पांडे भी चुनाव लड़ चुकी हैं, विद्यारतन भसीन 2 बार चुनाव लड़ चुके हैं, और बीजेपी यहाँ लगातार जीतती रही है। एक बार केवल उपचुनाव में डॉक्टर रमन सिंह की सरकार में भी उनको बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा था, क्योंकि निरंकारी जो भजन सिंह निरंकारी थे वो उपचुनाव में जीत गए थे। तो वहाँ की जनता थोड़ी सी कभी कांग्रेस को भाजपा को मौका देती है, लेकिन गढ़ ये बीजेपी का माना जाता है। अब वहाँ पर दोनों ही ओर से नगर निगम स्तर के जो नेता हैं उन्हें उम्मीदवार बनाया गया है, लेकिन जो मुकेश चंद्राकर हैं
वो कहा जाता है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के काफ़ी विश्वास पात्र हैं, दूर के रिश्तेदारों में भी उनका नाम शुमार है। जो लक्ष्मण चंद्राकर हैं, जो चंद्राकर फैमिली है, वासुदेव चंद्राकर, उनसे जुड़े हुए मुकेश चंद्राकर हैं, उनको उम्मीदवार बनाया है कांग्रेस ने, और एक तरीके से यंग को मौका देकर ये बताने की कोशिश की है कि हम युवाओं को मौका दे रहे हैं। लेकिन बीजेपी भी पीछे नहीं थी, उसने भी एक नए युवा नेता को मौका दिया जिसका रिकेश सेन नाम है, और वो भी पार्षद स्तर की राजनीति करते रहे हैं। 5 वार्डों से, अलग अलग वार्डों से जीतकर उन्होंने अपने आप को वहां स्थापित करके रखा हुआ है। हालांकि कुछ पार्टी से उनके मतभेद भी थे निगम चुनाव के दौरान, तो कहा जाता है कि वो एंटी ग्रुप में थे, लेकिन उनकी छवि ऐसी बन गई है लगातार निगम चुनाव जीतने की वजह से कि वो स्थानीय स्तर पर उभर कर सामने आए हैं, और इसीलिए बीजेपी ने उन्हें उम्मीदवार बनाया है। तो नया मुकाबला होगा रिकेश सेन बनाम मुकेश चंद्राकर का। मुकेश चंद्राकर थोड़ा बैकग्राउंड में राजनीतिक रूप से पृष्ठभूमि वाले नेता हैं, लेकिन रिकेश सेन नए लीडर के रूप में सामने आए हैं। तो दिलचस्प मुकाबला हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा। मुद्दे उसी तरीके के हैं जैसे दुर्ग शहर में थे, वैसे ही भिलाई में थे, और भिलाई से थोड़ा सा अलग, क्योंकि वहाँ झुग्गी झोपड़ी और व्यापारिक इलाके हैं, तो थोड़े से मुद्दे वो भी हैं कि वहाँ के विकास को प्राथमिकता देनी चाहिए, व्यापारियों को व्यापार करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए, अपराध में नियंत्रण होना चाहिए। जो घटनाएं होती है, क्योंकि कहा जाता है कि भिलाई के बड़े जो डॉन हैं, इस तरीके के लोग हैं, वो वहाँ पर हस्तक्षेप करते हैं, उनसे मुक्ति लोग चाहते हैं। उस तरीके के मुद्दे ज्यादा वहाँ पर हावी है। बिल्कुल मोहन, आप जुड़े रहिए हमसे, और हम थोड़ा सा सीधे ले चलते हैं सुबोध तिवारी के पास जो हमारे संवाददाता। और मैं बताना चाहूंगा यहाँ पर वैशाली नगर के विधानसभा क्षेत्र में कुल 2,41,369 मतदाता हैं, जिसमें पुरुष 1,21,000 तो महिला 1,19,000 के आसपास मतदाता है, और भाजपा का गढ़ माना जाता है। सुबोध, कैसे देखते हैं, भाजपा का गढ़ माना जाता है, वैशाली नगर की क्या तासीर है? जी मोहित जी, बड़ा अच्छा सवाल है। वैशाली नगर की क्या तासीर है? वैशाली नगर के बारे में बात करें तो जिस तरीके से कैडर वोट, बीजेपी के जो कैडर वोटर हैं उनकी संख्या सबसे ज्यादा है। मोहन जी ने कहा कि वहां पर व्यापारी वर्ग की संख्या ज्यादा होने की वजह से, भारतीय जनता पार्टी से संबंधित लोगों की ज्यादा होने की वजह से कैडर वोट सबसे ज्यादा है। मगर एक बात और है कि अगर यहाँ पर जिस तरीके से जब से प्रदेश में कांग्रेस की पार्टी आई और देवेंद्र यादव को भी मौका मिला भिलाई नगर के साथ संगठनात्मक कार्यों को पूरा करने के लिए, क्योंकि वैशाली नगर कांग्रेस के लिए एक बड़ा नुकसानदायक चीज रही, तो उससे कैसे पार्टी को सीट दिलाई जाए, पार्टी के पक्ष में लोगों को रिझाया जाए, तो एक बड़ी बात है कि वहां पर यह जो वैशाली नगर है यह भिलाई नगर है, और भिलाई नगर के साथ दुर्ग ग्रामीण, दुर्ग शहर से काफी कनेक्टेड एरिया रहा है। और यहाँ पे जो व्यापारी रहते हैं उनका व्यापार केवल वैशाली नगर नहीं बल्कि आसपास के विधानसभा क्षेत्रों से भी जुड़ा हुआ है, एक बड़ी बात है। अब अगर समस्याओं के बारे में बात करें, समस्याएं उसी तरीके से हैं जो आम शहरों में होती हैं, क्योंकि भिलाई नगर निगम का एक हिस्सा है वैशाली नगर। तो वैशाली नगर विधानसभा में समस्याएं जस की तस बनी हुई हैं, सड़कें बन जाती हैं, नालियां बन जाती हैं, सीवरेज की समस्याएं अभी भी विद्यमान है, सड़कें बन जाती हैं, मरम्मत नहीं होता। अगर पानी के बारे में बात करें तो नले लग जाते हैं, टोटियों से पानी नहीं आता। एक बड़ी बात है वैशाली नगर में, यहाँ कुछ ऐसे इलाके हैं जहाँ पर नलों से पानी तो नहीं आया, लेकिन बिजली का बिल 11,000 से 31,000 तक का लोगों के घरों में आ गया। ऐसी भी बात बताई जा रही है कि जो लोग वहाँ रहते हैं उन सेक्टरों में, उन एरिया में, उन कॉलोनियों में, उन्होंने नल नहीं चाहिए का आवेदन भी दे दिया था कि उन्हें नल की आवश्यकता नहीं है। वहाँ पे बोर का जो वैकल्पिक व्यवस्था, उनसे पानी मिल जाएगा, क्योंकि जब बिना पानी के ही बिल 11,000 से 31,000 का आ जा रहा है, तो जब पानी आएगा तो ना मालूम कितने का बिल उनके माथे में थोप दिया जाएगा निगम सरकार के द्वारा। समझेंगे, और कुछ मतदाता भी है हमारे साथ उपस्थित हैं, वहाँ पर मौजूद है, आप उनसे भी चर्चा करें। स्थानीय मुद्दे क्या है वहाँ के? जी मैं बात करता हूँ। सबसे पहले तो आपका शुभ नाम? निशान जी, जानना चाहेंगे वैशाली नगर एक बसाहट सबसे है, ज्यादा सघन है और वहाँ पे व्यापारी वर्ग भी रहता है, तो बावजूद इसकी समस्याएं किस तरह की है वहाँ पर? समस्याएं तो कई सारी देखने को मिल जाती है, खास करके मिडिल क्लास वालों को, क्योंकि यहाँ पानी और जो नालियों की सफाई है, नालियों की बात करें तो नालियों का जो गंदा पानी है और सफाई ढंग से नहीं हो पा रही है, जिससे बहुत से बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है और महीने में 1-2 बार हॉस्पिटल जाना ही पड़ जा रहा है। बड़ी बात है कि मतलब वहाँ पे जैसे मुझे डायरिया फैला इलाके में, और डायरिया जो है वो जल जनित बीमारी है, क्योंकि जो पीने का पानी नालियों से होते हुए लोगों के घरों में जा रहा है, तो वो जो
गंदा पानी उस पानी में मिश्र है, मिश्रित होकर लोगों के घर में पहुंच रहा है। तो जल जनित बीमारी डायरिया फैल गया, कई लोग उससे पीड़ित हुए, प्रभावित हुए, अभी डेंगू भी फैल गया। तो बड़ी बात है, समस्या वहाँ के गंदगी को लेकर है। उसका धन्यवाद सुबोध जी, समय हमारे पास बहुत कम है, आप हमसे जुड़े उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। स्थानीय मुद्दे भिलाई, अगर हम बात करें चारों सीटों की, स्थानीय मुद्दे बहुत ज्यादा देखने की मिल रही है इस बार, चूंकि 17 नवंबर को मतदान होने हैं। किसके पक्ष में मतदान होगा, क्या मुद्दे होंगे, किन मुद्दों को लेकर मतदाता अपने वोटों का मत देंगे, इन सबको हम देखेंगे 17 नवंबर को। मोहन जी, आप हमसे जुड़े रहे उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं तमाम दर्शकों को भी आप धन्यवाद देना चाहूंगा। आप हमसे जुड़े रहिए, देखते रहिए टीवी 24। समय गढ़ता है।